हेलो बच्चों, आज पहले एक लाइन देख लेते हैं पीछे वाला, फिर हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टिविटी। क्या देखेंगे? रेसिस्टिविटी। तो पीछे से एक लाइन क्या छोड़ गया था कि ओम्स लॉ। हमने पिछली बार देखा क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है कि सॉरी बेटा, ओम्स लॉ में क्या होता है कि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल में वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ते जाता है। जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस रेशियो में करंट भी बढ़ता है। जब दोनों का अनुपात बनाते हैं तो V बराबर I इंटू R मिल जाता है। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ। तो कौन सा मटेरियल है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है? कौन सा मटेरियल है जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है? तो कौन कौन है? एक डायोड और एक गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड ही केवल नहीं होगा, और भी बहुत सारा होगा। मेरे को कहना यह है कि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, कौन? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। कोई भी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जिसको कहते हैं अर्धचालक वस्तु, कौन हो गया? डायोड। आपने पढ़ा हुआ है, डायोड जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो वही हमने कहा है कि सेमी कंडक्टर डिवाइस डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। सेमी कंडक्टर डिवाइस मतलब क्या हो गया? अर्धचालक वस्तुएं ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे गैलियम, जैसे डायोड। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है गैलियम आर्सेनाइड। तो केवल गैलियम आर्सेनाइड ही नहीं होगा। गैलियम आर्सेनाइड है क्या? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। और भी बहुत सारा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों एग्जाम्पल दिया है। ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो सेमी कंडक्टर से बना हुआ जो मटेरियल होगा, सेमी कंडक्टर से बना हुआ जो डिवाइस होता है, वह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए हमने कह दिया कि अर्धचालक वस्तुएं या सेमी कंडक्टिंग मटेरियल डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन नहीं करता, जैसे डायोड और गैलियम आर्सेनाइड। बात को उससे आगे बढ़ाते हैं। हमको पढ़ना है रेसिस्टिविटी, जिसको कि दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। बड़ा लाजवाब बात है। किताब में एनसीईआरटी बुक में जहां भी देखो तो लिखा रहेगा तुमको रेसिस्टिविटी, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में जब भी देखो वहां वर्ड लिखता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी लिखता है। दोनों ही मतलब सेम है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी कहे या रेसिस्टिविटी कहे, दोनों वर्ड सेम है, बिल्कुल सेम है। रेसिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं और स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी को हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने एक तार लिया था। चलो मैंने एक तार ले लिया, एक वायर है। क्या है? वायर है। इस वायर की लंबाई L है। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है। मान लेते हैं कि इस वायर का जो प्रतिरोध है, इस वायर का जो रेसिस्टेंसी है, वो कितना है? R है। तो L लंबाई वाला, A क्रॉस सेक्शन एरिया वाला एक वायर का रेसिस्टेंसी मतलब कि प्रतिरोध R है। तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो L बटा A होता है। हम लोगों ने पिछला बार देखा। हमको आज पढ़ना है रो के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी है, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। R बराबर रो L बटा A। इस बार हमको रो के बारे में पढ़ना है। तो रो बराबर क्या होगा? बटा वाला गुना में और गुना वाला बटा में हो जाएगा। तो रो बराबर क्या कहेंगे? R बटा से गुना में A, L गुना से बटा में A। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा?
रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा एल हो जाएगा। रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा एल। 10 क्लास में भी पढ़ना है, आईएएस के एग्जाम में भी आता है। रो बराबर आर ए बटा एल। अब यहीं से निकालो डेफिनेशन, यहीं से क्या निकालो, परिभाषा निकालो, डेफिनेशन निकालो। देखो मैं ए को बना दूं 1, मैं ए को क्या बना दूं 1, एल को भी क्या बना दूं 1, ए को भी बना देते हैं 1, एल को भी बना देते हैं 1, तो 1/1 तो रहा नहीं, बच क्या जाएगा, रो बराबर आर बच जाएगा, बच जाएगा। अब यहीं से डेफिनेशन बनाओ। देखो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कहेंगे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हिंदी में कहें तो ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसको मैंने 1 बना दिया, तो क्या कहेंगे, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ कितना हो गया 1 मीटर, लेकिन बटा के नीचे है तो कहेंगे क्या, पर यूनिट लेंथ। बटा के नीचे है एल, तो क्या कहेंगे, पर यूनिट लेंथ। हिंदी में अगर बात करें तो क्या कहेंगे, प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई। तो डेफिनेशन कहाँ बनेगा, यदि हम ए को 1 कर दें, एल को 1 कर दें, तो रो बराबर आर होगा। तो क्या कहेंगे कि द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ इज नोन एज रेसिस्टिविटी। कहेंगे, एक बार फिर से सुन लो, रो किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो कहेंगे क्या, द रेसिस्टिविटी ऑफ, सॉरी माफ करिए, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, सॉरी यार, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ इज नोन एज रेसिस्टिविटी। अगर हम हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के, किसी पदार्थ के इन्हें ऐसे इकाई अनुप्रस्थ काट वाले, इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी पदार्थ के प्रति इकाई लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। भाई आर बराबर रो एल बटा ए, तो रो बराबर आर ए बटा एल। अब यदि इसका लंबाई 1 मीटर हो जाए, इसका लंबाई कितना हो जाए 1 मीटर, और इसका एरिया भी हो जाए 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाए 1 मीटर, चलो सेंटीमीटर में कर लेते हैं। मान लो इसका लंबाई क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 से 1 कैंसिल, रो बराबर आर। तो कोई भी वायर का लेंथ यूनिट होता है, उसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट होता है। तो उस वायर का जो रेसिस्टेंसी, उस वायर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो आर के बराबर हो जाता है। तो कहेंगे क्या, द रेसिस्टेंसी ऑफ ए वायर या द रेसिस्टेंसी ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी पदार्थ के प्रति इकाई लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी को ध्यान में रख के देखिए, हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंसी ऑफ एनी मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ इज नोन एज रेसिस्टिविटी। इकाई अनुप्रस्थ काट वाले किसी पदार्थ के प्रति इकाई लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी कहते हैं। रो बराबर क्या होगा, आर ए बटा एल होगा। एसआई मात्रा क्या होगा, रेसिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी का, प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का। एसआई यूनिट क्या होगा,
तो देखो आर का प्रतिरोध का, आर मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंसी, इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंसी का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। बटा में लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो 1 मीटर से अगर मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम मीटर बचेगा। तो SI मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसके बाद यहां से चल करके ऊपर की ओर चलना है, यहां से पढ़ना है। देखो ये तो हुआ 10 क्लास की बात जो IAC में भी काम करता है, डेफिनेशन यहीं से बनता है। अब आपने 12 क्लास में क्या पढ़ा? मैंने पिछला जब हम पढ़ा रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहे थे, उस समय हमने बताया था रो बराबर क्या होता है? m/ne स्क्वायर टाउ। रो बराबर क्या होता है? m/ne स्क्वायर टाउ भी होता है। रो बराबर m/ne स्क्वायर टाउ। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर हम हिंदी में कहें तो चालक तार के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्मॉल n क्या होता है? किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर कहलाता है स्मॉल n। ई क्या हुआ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। टाउ क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम हुआ, विश्रांति काल हुआ। ये पीछे बताया हुआ है जिसका रिवीजन हमने कर दिया। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। तो रो बराबर क्या होता है? m/ne स्क्वायर टाउ भी होता है। तो ये हुआ स्पेसिफिक रेसिस्टेंसी बराबर या रेसिस्टिविटी बराबर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कंडक्टर या सुचालक। कंडक्टर या सुचालक का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है। सेमी कंडक्टर या अर्धचालक का रेसिस्टिविटी कुछ अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद जगह नहीं होने कारण यहां पर लिख दिए हम कि कुचालक या इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम होता है कंडक्टर का या सुचालक का, उससे अधिक होता है अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का, और सबसे अधिक होता है इंसुलेटर का। काहे? मैंने पहले बताया है कंडक्टर या सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो रेसिस्टेंसी, रेसिस्टिविटी सब घट जाएगा। हिंदी में कहें तो प्रतिरोध, प्रतिरोधकता दोनों ही क्या हो जाएगा? घट जाएगा। काहे कि कंडक्टर में, सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, सेमी कंडक्टर या अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कुचालक या इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो उनका तो रेसिस्टिविटी माने प्रतिरोधकता सबसे अधिक हो जाएगा। ये बात है। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जो पहले भी 10 क्लास में आता है, सिल्वर हैज लिस्ट रेसिस्टिविटी। सिल्वर मतलब चांदी एक ऐसा पदार्थ है जिसका प्रतिरोधकता क्या होता है? सबसे कम होता है। सिल्वर या चांदी का प्रतिरोधकता सबसे कम होता है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? सबसे कम होता है। लिख दिया हमने 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर ये होता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन की बात, रेसिस्टिविटी के डेफिनेशन के बाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, रेसिस्टिविटी पर तापमान का प्रभाव कैसे पड़ता है, प्रतिरोधकता पर तापमान का प्रभाव क्या होता है, टेम्परेचर का प्रभाव क्या होता है, वो देखेंगे। ठीक है। तो अब इसको दिखाते हैं। विभिन्न मटेरियल के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए, विभिन्न मटेरियल के लिए या अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर
रेसिस्टिविटी का एक फार्मूला होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए, मान लो ये लोहा है, ये सोना है, ये तांबा है, कोई एल्युमिनियम है, कोई कंडक्टर है, कोई सेमी कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, मतलब कोई सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर 40 केल्विन, 50 केल्विन, 100 केल्विन, डिफरेंट टेम्परेचर पर जो रेसिस्टिविटी होता है ना, उस रेसिस्टिविटी के लिए मतलब प्रतिरोधकता के लिए एक फार्मूला दिया जाता है। एक्चुअली ये फार्मूला निकल के आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में, जो नहीं पढ़ना है वहाँ से उस चैप्टर से बस फार्मूला को निकाल लिया गया है। इसका डिटेल पढ़ाई तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में होगा, लेकिन यहाँ हमको बस इस फार्मूले से मतलब रखाना है कि कोई भी मटेरियल है, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, इंसुलेटर के लिए यह स्पेसिफाई नहीं है, इंसुलेटर के लिए ये फार्मूला जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए, किसके लिए? कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है। क्या? तो कोई भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग टेम्परेचर पर एक फार्मूले के रूप में दिया जाता है। मतलब वही कहा कि रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल एट टेम्परेचर टी, किसी भी तापमान पर, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना होगा, वही हम बता रहे हैं कि टी तापमान पर किसी भी पदार्थ का प्रतिरोधकता कितना होगा। तो रोटी खाए वाला रोटी नहीं, रोटी मतलब टी टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी, रोटी मतलब टी टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। वही कह रहे कि रोटी बराबर रो नॉट, रखा पड़ेगा रो नॉट, रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। एक फार्मूला होता है डिफरेंट टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। क्या है? रोटी बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। जहां रो नॉट क्या है? तो देखो टी नॉट टेम्परेचर पर, टी नॉट टेम्परेचर पर रो नॉट रेसिस्टिविटी दिया रहेगा। टी नॉट टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, 10 केल्विन, 20 केल्विन, 50 केल्विन, जो इनिशियल टेम्परेचर रहेगा। क्योंकि तुम जब मान लो किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी तुम निकालने जाओगे तो एक टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी तुमको पता होगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि ये एक मटेरियल है, इसका रेसिस्टिविटी जो है 10 केल्विन पर 0.2 ओम मीटर है। ऐसा मैं पहले से जानता हूं। मान लिया कि इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी या इस मटेरियल का प्रतिरोधकता 10 केल्विन पर 0.2 ओम मीटर है, ऐसा हम पहले से जानते हैं। तो जो टेम्परेचर हम पहले से जानते हैं उसको कहते हैं रो नॉट, सॉरी माफ करिए टी नॉट। जो टेम्परेचर हम पहले से जानते हैं वह कहते हैं टी नॉट, और उस टेम्परेचर पर जो रेसिस्टिविटी होगा, जो प्रतिरोधकता होगा, उसको कहेंगे रो नॉट। तो टी नॉट टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी हो गया रो नॉट। तो टी टेम्परेचर पर मतलब कोई दूसरे टेम्परेचर पर, जैसे मैं 10 केल्विन पर तो जान गया कि रेसिस्टिविटी होता है 0.2 ओम मीटर, तो 30 केल्विन पर रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेट करना रहेगा। समझ रहे बात को कि 10 केल्विन पर अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी 0.2 ओम मीटर है तो 30 केल्विन पर उसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना होगा। तो तुम पहले से क्या जान रहे हो, 10 केल्विन पर मतलब टी नॉट टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी 0.2 ओम मीटर है,
तो रो नॉट 0.2 ओम मीटर हो गया। तो 30 केल्विन पर रेसिस्टिविटी कितना होगा? तो 30 केल्विन हो गया T, और T टेम्परेचर पर जो रेसिस्टिविटी निकलेगा, जो प्रतिरोधकता निकलेगा, ज्ञात होगा, उसको दिखाएंगे रो T से। यहां पर एक अल्फा कांस्टेंट होता है, अल्फा एक नियतांक होता है जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। चार्ट 3.1 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के चार्ट 3.1 में दिया हुआ है, उसको रटना नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। अगर कोई एग्जाम में न्यूमेरिकल देगा तो बता देता है, अल्फा का वैल्यू बता देता है, लेकिन आपको एक न्यूमेरिकल इस पर नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि रोटी मतलब T टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी रो T बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट। मतलब क्या हुआ कि T नॉट तापमान पर अगर रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता रो नॉट है, तो T तापमान पर रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता कितना होगा? रो T होगा, और अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तब फार्मूला क्या बन जाता है? रो T बराबर रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T नॉट, ये बन जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर होता है क्या? टेम्परेचर होता है यहाँ केल्विन में, और अल्फा का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ अल्फा बराबर होता है पर केल्विन। एग्जाम में नहीं पूछेगा ISC में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, बड़ी बात नहीं है, यहां से आप भी कर सकते हो कि अल्फा का SI यूनिट क्या होता है? पर केल्विन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया। वही मैंने लिखा हुआ है कि रो नॉट क्या है? रो नॉट इज रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट एंड रो इज रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। मतलब क्या? T नॉट तापमान पर प्रतिरोधकता कितना है? रो नॉट है, और T तापमान पर प्रतिरोधकता कितना है? रो T है ना। रो नॉट इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T नॉट, एंड यहां रो T इज द रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। उसी को हम हिंदी में कह रहे हैं कि जहां T नॉट तापमान पर प्रतिरोधकता रो नॉट है, और T तापमान पर प्रतिरोधकता कितना होगा? रो T होगा। अल्फा क्या है जी? अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अल्फा क्या है? तापमान नियतांक है। अब इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आया है, आपको याद भी रखना है, एक आया है दूसरा, अल्फा का वैल्यू मेटल के लिए मतलब धातुओं के लिए, जिसको कि तुम कंडक्टर कहते हो, गुड कंडक्टर कहते हो, मतलब कि सुचालक कहते हो, तो अल्फा का वैल्यू कंडक्टर के लिए या मेटल के लिए, हिंदी में कहें तो सुचालक के लिए या धातुओं के लिए, धातुओं या सुचालक के लिए, कंडक्टर या मेटल के लिए अल्फा का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। सुचालकों के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है। उसके बाद सेमी कंडक्टर के लिए, किसके लिए? यही बोर्ड में पूछा था नीचे वाला, सेमी कंडक्टर के लिए माने अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। अल्फा क्या होता है? अल्फा जो है सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। तो ये था, बात अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, मुद्दे की बात तो अब करेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में देखो आया है, सेमी कंडक्टर के लिए, अर्धचालक के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, पूछा है। तो कंडक्टर के लिए भी क्या होगा? पूछ सकता है, और ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। इसके बाद हम करते क्या है, अभी इसको मिटा के ग्राफ बनाएंगे और जानेंगे कि ये तो मैंने फार्मूला दिया और उसको बताया, समझाया, फार्मूले में कौन क्या है, बस यही तो किया हमने, और तो कुछ किया नहीं।
अब हम बताएंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने पर मेटल में मतलब कंडक्टर में रेसिस्टिविटी का मान कैसे चेंज होता है, प्रतिरोधकता का मान कैसे बदलता है। फिर बताएंगे अर्धचालकों में मतलब सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के चेंज होने से रेसिस्टिविटी या कहें तो प्रतिरोधकता का मान कैसे चेंज होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार लें, फिर इसके नीचे हम बताते हैं। अभी तो देखिए कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी में कैसे चेंज आता है। मान लो कोई कंडक्टर है, कॉपर, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये सब क्या है, कंडक्टर है। सभी मेटल कंडक्टर होते हैं, सभी मेटल कंडक्टर होते हैं, सभी धातुएं क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो तुम कोई भी धातु चुन लो, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, कोई भी आप धातु चुन लो, वो सब क्या है, कंडक्टर है। तो किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, m/ne² टाउ। किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी सुचालक के लिए जो रेसिस्टिविटी होता है मतलब जो प्रतिरोधकता होता है उसके बराबर m/ne² टाउ होता है। अब देखो m और e कांस्टेंट है। m क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, 9.1 × 10⁻³ kg, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मास। तो m तो कभी बदलेगा नहीं। e क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, हर कोई जानता है। तो मास और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का तो चेंज नहीं होगा, ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर तुम इसको अलग कर लो तो क्या कहोगे, m/e²। कांस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं तो बचा क्या, 1/n × टाउ बचा। n क्या है, n क्या है, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टिंग मटेरियल में या हिंदी में कहें तो किसी सुचालक पदार्थ के अंदर में इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, n कहते हैं। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, औसत विश्रांति काल। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत विश्रांति काल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टिंग वायर, ये दोनों क्या होता है, चेंज हो सकता है। दोनों क्या होता है, चेंज हो सकता है। अब इसी के चेंज होने से रेसिस्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है। तो देखो इन दोनों में चेंज कैसे होता है वो हम दिखाते हैं। तो हम m और e को कुछ नहीं करेंगे, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, रो बराबर क्या, रो बराबर क्या, m/e²। शायद यहाँ पर चमक रहा होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखें, चलो हम यहीं पर लिखते हैं। रो बराबर क्या होता है, m/e², तो कांस्टेंट हो गया। बचा क्या, 1/n टाउ बचा, बस यही तो बचा। अब होता क्या है खेल, देखो जरा खेल को समझना, कुछ नहीं है, बस 2 लाइन का बात है। मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो ये सुचालक पदार्थ है। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब कोई सुचालक पदार्थ है। इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इसके अंदर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वे फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराते हुए चलते हैं। ये सब बातें हमने पहले पढ़ा हुआ है, पीछे वाला वीडियो में देखिएगा। इन पॉजिटिव चार्जों से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, टकराते हुए चलते हैं, टकराते हुए चलते हैं। इन पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हुए आगे बढ़ता है, टकराते हुए आगे बढ़ता है, ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ता है। यहां से इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर आता है, ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पॉजिटिव चार्ज से टकराते हुए आगे बढ़ता है, कोलिजन करते हुए आगे बढ़ता है। तो जब होता क्या है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, किसी सुचालक पदार्थ के अंदर जब तापमान बढ़ता है, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। पहले क्या होगा, इसको अभी हटाओ, बाद में बना देंगे। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टी मने टेम्परेचर, टी मने टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर में क्या होता है, एनर्जी होता है। टेम्परेचर या तापमान है क्या, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है। तो जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर चूंकि एनर्जी है, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में जब टेम्परेचर मतलब कि तापमान बढ़ जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग, अपवाह वेग बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, टकराने का जो समय है वो घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एक बार फिर से देखो, जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। भैया टेम्परेचर है क्या, एनर्जी है। तुमने मेटल को, कंडक्टर को एनर्जी दिया, आपने क्या किया, कंडक्टर को एनर्जी दिया, तो एनर्जी किसको मिला, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं अगर अपने पॉकेट से रुपया निकाल के तुम्हारे पॉकेट में डालूं तो तुम्हारे पॉकेट का रुपया बढ़ जाएगा ना भाई। तो टेम्परेचर चूंकि क्या है, एनर्जी है, एनर्जी किसको मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। काहे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। एम तो बदलेगा नहीं, एम नहीं बदलेगा, तो एनर्जी के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी ही तो बढ़ेगा। तो चाहे कहो वेलोसिटी बढ़ेगा, चाहे कहो एनर्जी बढ़ेगा, दोनों बात सेम है। चूंकि एनसीईआरटी या हर जगह लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो हम भी काइनेटिक एनर्जी ही कह रहे हैं, वरना आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चर्चा करें फिर से, किसी कंडक्टिंग मटेरियल में, किसी धातु में, किसी मेटल में, किसी सुचालक में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अब तेजी में चलेगा, तेजी में चलेगा। जो इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर के नहीं बढ़ने पर धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, तो टकराने में ज्यादा टाइम लगा रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो अब ये तेजी में चल रहा, तेजी में चल रहा है। तेजी में चलेगा तो तेजी में टकराएगा, तो टकराने का टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब टकराने का टाइम घटना माने क्या, टकराने का टाइम घटना मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम का घट जाना, समझा।
टक्कर के बीच के एवरेज जो टाइम होता है उसी को तो कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मैंने पिछला वीडियो में बताया है, पहले भी बहुत अच्छे से बताया था, काफी टाइम लिया था बताने में। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन। दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हिंदी में कहते हैं विश्रांति काल। और सभी विश्रांति काल का औसत, अंग्रेजी में कहें तो सभी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज क्या कहलाता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, औसत विश्रांति काल कहलाता है, जिसको दिखाते हैं किससे? टाउ से। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन तेजी में चलेगा, तो तेजी में टकराएगा। तेजी में टकराएगा तो क्या होगा? उसका जो टकराने का जो टाइम है वो घट जाएगा। अब टकराने का टाइम घटेगा मतलब क्या होगा? टाउ घट जाएगा ना जी। टाउ क्या हो जाएगा? टाउ घट जाएगा। टकराने का टाइम घटेगा तो क्या होगा? टाउ घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ माने रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल घट जाएगा। अब देखो, जब टाउ घटेगा तो क्या होगा? देखो तो टाउ कहाँ है? बटा के नीचे है। टाउ कहाँ है? बटा के नीचे है। टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा। टाउ घटेगा तो क्या होगा? रो मतलब रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो खेल होता है, और तो कुछ होता नहीं है। यही सिंपल सा बात है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी मेटल, हिंदी में कहें तो कोई सुचालक पदार्थ, कोई धातु को जब गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना माने उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पहले धीमे धीमे टकरा रहा था वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तेजी में टकराएगा। तो तेजी में टकराएगा तो टकराने का जो समय है वो घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, विश्रांति काल घट जाएगा। विश्रांति काल घटेगा तो विश्रांति काल कहाँ पर है? बटा के नीचे। तो विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम जब घटेगा तो क्या हो जाएगा? रो मतलब रेसिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये खेल किस में होता है? ऐसा खेल होता है मेटल में, कंडक्टर में। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रिलैक्सेशन टाइम के घटने से रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ जाता है। यही तो बात है, वही तो मैंने लिखा हुआ। इन द कंडक्टर मतलब कि सुचालक पदार्थों में, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब तापमान बढ़ता है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब तब जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। एंड सो, और इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, तब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है, औसत विश्रांति काल जो है घट जाता है। इसके कारण, ड्यू टू व्हिच, इसके कारण रेसिस्टिविटी इंक्रीज, तब क्या होगा भाई? प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई मैंने लिखा हुआ है कि टाउ घटेगा, रो बढ़ जाएगा। सुचालक पदार्थों में जब तापमान बढ़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है, इसलिए औसत विश्रांति काल घट जाता है। इसके कारण क्या होगा? प्रतिरोधकता बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो टकराने का जो टाइम है वो घट जाएगा, और टकराने का टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये है किसके लिए? ये होता है कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए। समझे? अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेसिस्टिविटी भी जो है इस प्रकार से बढ़ता है। ऐसा किस में होता है? मेटल में। आए बात समझ में? पक्का है? मेरे को उम्मीद है मैंने समझाया आपको। अब देखते हैं कि सेमी कंडक्टर में क्या होता है और इंसुलेटर में क्या होता है। यहां मेरे को मुझे समझ में आया होगा बच्चा, दिक्कत लगे तो कहना। कंडक्टर में तो ऐसा होता है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है। अच्छा, यहां एक बात और तुम कह सकते हो कि देखो, अगर शॉर्टकट में जवाब देना हो तो कंडक्टर में क्या होता है? अल्फा पॉजिटिव होता है ना जी। तो अल्फा चूंकि पॉजिटिव होता है इसलिए क्या होगा भाई? टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा भी तुम कह सकते हो, चूंकि अल्फा पॉजिटिव होता है इसलिए टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। इसको आप फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, समझे? इसको आप फार्मूला में उपयोग कर सकते हैं। खैर ये वाला जवाब यहां नहीं देना था, ये शॉर्टकट तरीका है। अल्फा पॉजिटिव तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। अल्फा नेगेटिव, याद करो किसमें? सेमी कंडक्टर में क्या होता है? अल्फा नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? रेसिस्टिविटी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब उसका देखते हैं। अब क्या देखते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है। तो सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में बात कुछ उल्टा होता है। कोई सेमी कंडक्टर मटेरियल क्यों है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो कम है। कोई मटेरियल सेमी कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, इसीलिए वह सेमी कंडक्टर है। कोई इंसुलेटर क्यों है? कोई इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ही नहीं। अगर हम हिंदी में कह दें तो कोई वस्तु अर्धचालक क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी कम है। और कोई वस्तु कुचालक क्यों है? कुचालक, नॉट सुचालक। कोई वस्तु कुचालक क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है ही नहीं। तो अर्धचालक में और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होता है। सेमी कंडक्टर में और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो आ तो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं, मान लो यहां पर एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है? इसको मैंने मान लिया सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। चलो पहले क्या करते हैं, इसको मानते हैं इंसुलेटर, तो डबल काम हो जाएगा। मान लो क्या है, ये हमने मान लिया है इंसुलेटर। हमने मान लिया कि ये पदार्थ क्या है जी? इंसुलेटर है। तो अगर ये इंसुलेटर है तो इसके ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। गौर करो, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है और मैंने भी सेमी कंडक्टर में पढ़ाया है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में। अंदर वाले कक्षा में तो कोर ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं। कोर ऑर्बिट में अंदर वाले कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन सबके पास होते हैं, सबके पास होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं होते। तो अगर ये इंसुलेटर है, मतलब कि कुचालक है, तो इसके बाहरी ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब तुमने इसको गर्म किया। एक बात और बोलते हैं, अगर ये इंसुलेटर है, अगर ये कुचालक है, तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब कि बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो यहां पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि औसत विश्रांति काल की तो चर्चा ही नहीं होगा।
समझना, जब इस फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना धन आवेश से टकराते हुए आगे जाएगा। यहां तो इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, तो क्या किसी से टकराएगा? तो कोई इंसुलेटर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने इसको गर्म किया, इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, मतलब कि अंदर वाले कक्षा को ऊर्जा मिलता है, अंदर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है, अंदर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है, कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलता है। एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा? ये इलेक्ट्रॉन चलाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चलाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, चलाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये इलेक्ट्रॉन जो है चला आता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कहाँ से? अंदर वाले कक्षा से। कहानी समझ में आ रहा? इंसुलेटर में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो किसी से टकराएगा भी नहीं। इसलिए यहां पर जो है टाउ की चर्चा नहीं होगा, टाउ की चर्चा नहीं होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की चर्चा नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इंसुलेटर के एटम के कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाता है, मतलब कुचालक के परमाणु के अंदर वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा बढ़ जाता है तो अंदर वाला कक्षा से बाहरी कक्षा में आ जाता है। अब अंदर वाले कक्षा से बाहरी कक्षा में आ जाएगा तब फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो टाउ रो क्या होगा? रो घट जाएगा, रो घट जाएगा। ऐसे होता है। क्लियर है कहानी? कहानी क्लियर हुआ भाई? m/e² तो कांस्टेंट है, तो रो डिपेंड करेगा चाहे तो n रो, इसको पहले हटाओ यहां से। m/e² तो कांस्टेंट है, तो रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता तो डिपेंड करेगा चाहे तो n पर और चाहे तो टाउ पर, टाउ पर। तो टाउ तो हमने कह दिया कि यहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि कम तापमान पर इंसुलेटर के अंदर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो मोशन कौन करेगा? मोशन नहीं करेगा तो क्या किसी से टकराएगा? कोई कहीं नहीं टकराता है। तो विश्रांति काल का औसत एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की चर्चा ही नहीं होगा। अब बचा n की कहानी। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंसुलेटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो अंदर वाला कोर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाएगा। तो कोर ऑर्बिट से माने अंदर वाला ऑर्बिट से कहाँ चल जाएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चल जाएगा, बाहरी कक्षा में चल जाएगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, मतलब n बढ़ जाता है। और जैसे ही n बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना बेटा, रो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये होता है किसमें? इंसुलेटर में। किसमें होता है? इंसुलेटर में। समझा? अब आते हैं सेमी कंडक्टर पर। क्या होता है सेमी कंडक्टर में? तो देखो, उसमें भी वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, उसमें भी सेम कहानी होता है। ये मान लो क्या है? इंसुलेटर है, नहीं सॉरी, ये मान लिया हमने सेमी कंडक्टर। ये क्या है जी? ये है सेमी कंडक्टर है, अर्धचालक है। तो अर्धचालकों के पास क्या होते हैं? थोड़े बहुत गिनती के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लिया सबके पास, सभी परमाणु में क्या है? एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सभी के परमाणुओं में एक सेमी कंडक्टर के
एक अर्धचालक के परमाणुओं में मतलब कि एटम में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से है। अब हमने क्या किया, इसको गर्म किया, हमने इस सेमी कंडक्टर को गर्म किया, इस अर्धचालक को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से क्या होता है, देखो यहां अभी भी गर्म करने से क्या होता है, कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाता है। टेम्परेचर को बढ़ाने से सेमी कंडक्टर के एटम के अंदर के कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ जाता है। सेमी कंडक्टर को गर्म करने से, अर्धचालक को गर्म करने से कोर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाता है। तब वह कहाँ चला आता है, तब वह चलाता है कहाँ पर, बाहरी कक्षा में। तब कहाँ चलाएगा, बाहरी कक्षा में। तब कहाँ चलाएगा, बाहरी कक्षा में। अब देखो क्या हुआ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाता है। ये होता है कहानी। तब कहोगे सर इसमें तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें तो रिलैक्सेशन टाइम की चर्चा होगा। तो बाबू इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना कम होता है कि इसमें भी रिलैक्सेशन टाइम का चर्चा नहीं होता है। सारा खेल चल जाता है किस पर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर। किसमें, सेमी कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो एक हम लास्ट बार कह देते हैं कि सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। ऐसे में जब उसका टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो कोर ऑर्बिट में थे, अंदर वाले कक्षा में थे, उन इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी बढ़ जाता है। एनर्जी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चल जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाएगा, बाहरी कक्षा में आ जाएगा। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आने पर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टिविटी या प्रतिरोधकता अपने आप घट जाएगा। यही कहानी है, यही कहानी है। जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये सब समझाने के लिए था, इसकी पढ़ाई तो पहले हो ही गया है। तो ग्राफ इसमें कैसे बनेगा, ग्राफ इसमें ऐसे बनता है। बाई लाइन पर हम क्या खींचते हैं, बाई लाइन पर खींचते हैं हम रेसिस्टिविटी, और एक्स लाइन पर क्या खींचते हैं, टेम्परेचर केल्विन में। तो टेम्परेचर कम रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो रेसिस्टिविटी अधिक रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा और रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटते जाएगा। तो ऐसा ग्राफ बनता है। किसमें, सेमी कंडक्टर में या इंसुलेटर में। ठीक है भाई, मैंने कहा कि इन सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब तापमान बढ़ता है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रैपिडली। तब फिर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से बढ़ता है, क्योंकि कोर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाता है। तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी में बढ़ता है, ड्यू टू व्हिच रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीजेज, मतलब तब प्रतिरोधकता घट जाता है। अर्धचालक तथा कुचालक में जब तापमान बढ़ता है तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ेगा। इसके कारण अर्धचालक में प्रतिरोधकता घट जाता है। माने टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। ये नियम लगता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा तुम वह भी कह सकते हो कि सेमी कंडक्टर का अल्फा का मान क्या होता है, नेगेटिव। सेमी कंडक्टर में अल्फा का मान क्या होता है, नेगेटिव। अब अल्फा का मान नेगेटिव होगा तो क्या होगा,
रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर, चूंकि अल्फा का मान नेगेटिव होता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर रो का मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा। ऐसा भी तुम कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ ये वाला जो हम पहले लिखाए हुए थे। तो ये था कहानी रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी में इससे अधिक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी में हमने चीर फाड़ दिया, इससे अधिक कुछ नहीं होता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। अंत तक चल गए, तह तक चल गए हम पूरा। थैंक यू बच्चों।